नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सुबह सुबह की चाय के साथ करंट अफेयर्स की करते हैं शुरुआत। और ये जो करंट अफेयर्स आपका है, ये ना सिर्फ हमारे पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपका यूपी लेखपाल हो, आपका लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो, आपका एचईओ की वैकेंसी हो, या फिर हो वैकेंसी बीओ की, सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग आदि सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर्स क्या रहता है, आपके लिए उपयोगी होता है। तो डेली सुबह चाय के साथ में करंट अफेयर्स जरूर देखा करिए। हालांकि जो व्यूज थे वो कम हो रहे हैं, बिकॉज आप लोग तैयारी तब करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है, और यही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप नोटिफिकेशन के आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, और आपको यह नहीं आभास होता है कि नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आप एग्जाम 2-3 महीने में हो जाया करते हैं। राइट? तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे, और अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आइए बिना देरी के आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है। लेकिन उसके पहले कल हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोगों ने सही इसका उत्तर दिया था। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट तक की बात कही गई है। मैंने आपको कई बार कहा है कि पॉलिटी वाले सेक्शन में जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा पंचायती राज, राष्ट्रपति, एससी एसटी और ओबीसी आयोग, और इसके अलावा राज्यपाल और संसद, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारे चैप्टर्स को आप लोग कर लीजिएगा। ये चैप्टर ऐसे होते हैं जो यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चैप्टर आपका और है छावनी बोर्ड वाला। आजकल आयोग जो है छावनी बोर्ड पर खूब प्रश्न बनता है, पूछता है, तो ऐसे में इन सारे टॉपिक को आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आइए देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है। नंबर 1, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026, ये अभी चर्चाओं में है। तो पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित एक प्रदर्शनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 18 जनवरी से दिल्ली के दिल्ली हाट में क्या हुई है, शुरू हुई है। इसका उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, जीतन राम मांझी ने किया। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है देश की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कला का पारंपरिक कला विरासत का जश्न मनाना और उसे क्या करना, प्रदर्शित करना, साथ ही साथ में या कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक प्रमुख क्या करेगा, मंच प्रदान करेगा। यानी कि इसी जो आपका ये हाट लगाया गया है, इसी हाट के माध्यम से दरअसल जो कारीगर होंगे, जो उन्होंने उत्पाद बनाए होंगे, हाथों से अपने बनाए होंगे, उन उत्पादों को बेचने का क्या मिलेगा, एक मार्केट मिलेगा, एक प्लेस बनेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और उसके माध्यम से वह अपनी द्वारा, अपने हाथ के द्वारा बनाई गई हुई वस्तुओं को क्या कर पाएंगे, निर्यात कर पाएंगे, बेच पाएंगे, और उससे उनकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति परंपरा है वह भी जो है देश विदेशों में जाएगी। तो यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आप एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी पर एक प्रश्न बनेगा, बताइए जरा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2024 का आयोजन किस योजना के अंतर्गत किया गया है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सी ऑप्शन है मेक इन इंडिया, या फिर डी ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अभी हमने जस्ट आपको बताया है। प्लीज टेल मी योर आंसर्स। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तो ऐसे में इनका नाम आपके एग्जाम पूछ सकता है, और साथ ही साथ में चूंकि पोलैंड के विदेश मंत्री चर्चाओं में है, उप प्रधानमंत्री चर्चाओं में है, तो डेफिनेटली पोलैंड के बारे में भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो हम पोलैंड के बारे में जानेंगे और इसके अलावा कुछ जानकारी यहां पर और जानेंगे। तो पोलैंड के उप प्रधानमंत्री, ठीक है, और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, और उन्होंने राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले जयपुर साहित्य महोत्सव में पार्टिसिपेट भी किया। अब पोलैंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल स्टेटस की बात करते हैं तो दरअसल पोलैंड क्या है, मध्य यूरोप में स्थित है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक बार नहीं, आपको 2 बार नहीं, आपने हजारों बार मैंने कहा है कि जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे, जब भी किसी देश की कोई भी चीज चर्चाओं में रहा करे, तो उस देश के भौगोलिक जो भी जानकारियां होती हैं, आर्थिक जानकारियां होती हैं, अर्थात उस देश से संबंधित जो कुछ भी जानकारियां होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
कैसे, किस आधार पर? जिस आधार पर हमने आपको यहां पर बताया है, यानी कि पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित है। अब यही फैक्ट पूछ लेगा कि कहां पर है ये, आप कहेंगे मध्य यूरोप की कंट्री है, यानी कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है अपने आप ये। दूसरा, अगर मैं इसकी मैं सीमाओं की बात करता हूं, जहां पर अक्सर प्रश्न आपके एग्जाम आते हैं और आप कंफ्यूजिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा पढ़ के निकल जाते हैं, आप डिटेल्स जानकारी को एकत्रित नहीं करते, कलेक्ट नहीं करते हैं, और यही आपके अनसक्सेस का सबसे बड़ा क्या होता है, रीजन होता है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा मैप की बात कर लेता हूं, तो मैप में क्या है कि जर्मनी इसके पश्चिम में है। आप ये देख पा रहे होंगे पोलैंड का है मैप, और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो इसके आ जाएगा जर्मनी। ये है आपका क्या, जर्मनी। पश्चिम में इसके जर्मनी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया इसके दक्षिण में है। चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, तो दक्षिण में क्या देखिए, ये देखिए आपका स्लोवाकिया है, और ये आपका चेक रिपब्लिक है, आपका ये साउथ में पड़ जाएगा आपके, ठीक है। यूक्रेन और बेलारूस इसके पूर्व में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका यूक्रेन, और ये आ जाएगा बेलारूस, जो कि क्या है, इसके पूर्व में है, ठीक है। दूसरा, लिथुआनिया और रूस का कालिनिंग्राड क्षेत्र उत्तर में आ जाएगा। लिथुआनिया देखिए आपका इधर आ जाएगा, और इसी में रशिया का एरिया आ जाएगा, कुछ उत्तर में आ जाएगा, और उत्तर में इसके क्या है, बाल्टिक सागर है, जो कि यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसी से पोलैंड से लगा हुआ क्षेत्र है। आप यूं देखिए, ये है आपका पूरा बाल्टिक सागर का एरिया, ठीक है ना, ये आप दिखा पा रहे, ये पूरा बाल्टिक सागर है। इसको मैं आपको जूम करके थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाए, राइट। चलिए, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए भाई साहब, ये क्या है, ये आपका पोलैंड हो गया आपका, और ये हो गया आपका बाल्टिक सागर, जो किससे लगा हुआ है। इधर आपका लिथुआनिया होगा, इधर बेलारूस आपका, और इधर आपका पूर्व में आपका यूक्रेन हो गया। पश्चिम में अगर आप आएंगे तो इधर आपको मिल जाएगा जर्मनी, दक्षिण में आएंगे तो आपको चेक गणराज्य मिल जाएगा, और मिल जाएगा आपको स्लोवाकिया, और ये हो गया आपका यहाँ की कैपिटल, ठीक है। तो ये मैप जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप के माध्यम से आप लोग स्टडी क्या करिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर भारत में भी कोई नेशनल पार्क या कोई स्थान चर्चाओं में है, तो तुरंत इंडिया का मैप लगाइए, निकालिए, और वहां पर उसको लोकेट कर लीजिए। तो ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए, और वहां पर उसको जो है एक बार रीड आउट कर लिया करिए। ये बहुत आवश्यक है, मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए भाई। ये कंट्री किस जो है द्वीप महाद्वीप में आती है, क्या उसके आसपास है, सीमाएं कौन कौन सी हैं, उससे लगा हुआ सागर कौन सा है, ये सारी जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैप आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है, वार्सा है। प्रमुख शहरों में इसके क्राको, ग्दांस्क, व्रोक्लाव और पोज़नान इसके प्रमुख सिटीज हैं, ठीक है। चलिए, शासन प्रणाली यहाँ के लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, द्विसदनीय है ये, ठीक है, जिनका नाम यहां पर लिखा हुआ है, और ये यूरोपीय संघ का यानी कि यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना 2004 में। मुद्रा की बात करते हैं तो पॉलिश ज़्लॉटी इसकी मुद्रा है, भाषा है कि क्या है, पोलिश है। मुद्राओं और भाषाओं पर भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और किसी भी देश के पार्लियामेंट के यानी कि जो उच्च सदन और निम्न सदन होता है, या पार्लियामेंट का क्या नाम है, वह भी नाम पूछा जाता है, ठीक है। ड्यूमा कहां की पार्लियामेंट है, ठीक है, या जो है अलग अलग देशों की, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है, जापान की संसद का नाम क्या है। तो आप काम कीजिए कि जो अलग अलग देश हैं, उन देश की जो संसदें हैं, उनका नाम आपको क्या करना है, पढ़ लीजिएगा, संसदों के नाम, ठीक है, जो भी चर्चाओं में रहते हैं, ठीक है। तो संसदों के नाम को क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ये बहुत क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई इब्बट मत कीजिएगा कि आपको ना पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी पर आ जाएगा प्रश्न, लेकिन उसके पहले यहां के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो क्या है, विनिर्माण का है, ऑटोमोबाइल उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि और अन्य चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोलैंड के उत्तर में कौन सा सागर है, अभी हमने आपको बताया, बताइए, काला सागर है, भूमध्य सागर है, बाल्टिक सागर है, या फिर उत्तरी सागर है। अभी हमने आपको बताया था, कौन सा सागर है भाई बताइए, मैप पे देख लीजिए फटाफट जल्दी से। ये देखिए कौन सा सागर है, ये है बाल्टिक सागर, ठीक है। तो बस बी इज द, नहीं कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, कहां गया, ये सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बाल्टिक सागर है इसके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन चर्चाओं में यह भी रहा है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 19 जनवरी से, कब से, 19 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में क्या हुआ, शुरू हुआ। इसमें 3000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे, और इसके अलावा शामिल हुए, ये तो भाई साहब गजब लिख दिया, शामिल हुए, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर 5 दिन का सम्मेलन होगा अपने आप पे, यानी कि ये
19 से शुरू हुआ है तो 19, 20, 21, 22 और 23 तक चलेगा अपने आप पे। तो 5 दिन के समय में भारत की तरफ से कई राज्यों के प्रतिनिधि और यहां के कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और भारत को लेकर के अपनी राय रखी है। ठीक है, इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू सहित कई अन्य जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, चलिए विश्व आर्थिक मंच, अब चूंकि ये समय किसका है, विश्व आर्थिक मंच का है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड, ठीक है, इकोनॉमिक फोरम। तो ये अब चूंकि चर्चाओं में है तो डेफिनेटली प्रश्न यहां से बन जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उन पर आप एग्जाम में प्रश्न बनता है। मैंने यह भी बात मैंने कई बार कही है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, लाइक IMF हो गया, ब्रिक्स हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कौन सा है, हाल फिलहाल में इनके द्वारा कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है, और यह जो वैश्विक संस्थान है यह कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं, यह भी प्रश्न पूछता है। तो लगे हाथ टास्क नंबर 2 में आप नोट कर लीजिए कि आप आज ही आपको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है आपको, या टास्क में देता हूं, टास्क नंबर 3 है, ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि जो भी आपके इंटरनेशनल जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्या उनका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट यानी कि उनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, उनकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स जानकारी एक बार रख लीजिएगा या रिवाइज कर लीजिएगा, और कौन कौन सी वो रिपोर्ट जारी करता है यही पढ़ लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और आप एग्जाम में वो चीजें गड़बड़ कर जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लीज कर लीजिएगा। ओके, चलिए आइए, तो विश्व आर्थिक मंच की अगर बात करें तो दरअसल यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देना है। स्थापना की बात करते हैं, 1971 इसकी स्थापना होती है। संस्थापक इसके क्लॉस शॉप थे। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, तुरंत नोट कर लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच कई महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट हो गया। और इसके अलावा ये जो भी आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इन रिपोर्ट्स के बारे में भी अलग से जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है और कब कब जारी की गई। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, बहुत अहम है, इनको इकट्ठा क्या करिएगा, आप एक बार नोट कर लीजिएगा प्लीज। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, नए नहीं जुड़े हुए हैं, और पुराने वाले कहीं चले गए हैं, शोक निद्रा में चले गए हैं, एकदम कुंभकर्ण के नींद सो रहे पुराने वाले विद्यार्थी, क्योंकि उनका एक बार नहीं हुआ एग्जाम के बाय द वे, अब वो क्या सो गए हैं एकदम से, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आएगा जागेंगे, अरे अरे सर 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 क्या करें सर क्या पढ़ लें सर प्लीज बता दीजिए। जब समय है तो नहीं पढ़ेंगे, एक बार असफल हो गए तो अपने आप को शीत निद्रा में डाल देते हैं। ये बहुत बुरी बात है आप लोगों की। अगर एक बार सफलता नहीं मिली एक बार में, कोई बात नहीं, अपने हथियार को डालना नहीं, अपनी इस कलम की ताकत को समझना है आपको और पुनः से उठना है और अपनी कमियों पर विचार करते हुए, इस पर काम करते हुए आपको निरंतरता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सिकंदर, जीता हुआ सिकंदर, जीती हुई बाजी को जो है, हारी हुई बाजी को जीतने का काम वही कर पाता है जो कभी अपने आप को हताश और निराश नहीं करता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, है ना। और कहते हैं ना कि 5 लक्षण काक चेष्टा वो ध्यानम स्वान निद्रा तथ्योचा अल्पहारी गृहस्थागे विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। अगर आपको सफलता मिल गई तो मुझसे कहिएगा आप एक बार, ठीक है। लेकिन जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक रुकना नहीं है। इसीलिए कहा गया तुच्छ जागृत प्राप्त विरोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले जाओ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए अगर वीडियो आपको सही लगता हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा नए अभ्यर्थियों तक, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले तो सो गए हैं, पुराने वाले कहां चले गए, सो गए हैं। अब जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे एकदम से पूरी बॉडी में आग लगेगी उनके, अरे भाई साहब क्या करें अब क्या करें। ऐसे नहीं होता सिलेक्शन बॉस, ऐसे नहीं होता है। निरंतरता के साथ आपको पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। इसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, रिवीजन, पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, चलिए अब आप बताइए भाई साहब, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ,
जिनेवा में, पेरिस में, दाओस में या फिर बर्लिन में? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। बहुत आसान सा ये है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ भाई। अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये देखिए स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ, पहली लाइन में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। अब पढ़ेंगे तो याद रहेगा और नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाइएगा। तो बस सी इज द राइट आंसर। क्या इसमें रॉकेट साइंस है जो आप ना बता पाए? कितना आसान सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है बागरुम्बा दोहू उत्सव। भाई साहब ये अभी चर्चाओं में है। दरअसल ये जो उत्सव होता है ये बोडो जनजाति, कौन? बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अरे भाई साहब ये क्या है? ये जो है बोडो जो जनजाति होती है उसके द्वारा ये मनाया जाने वाला क्या है? एक उत्सव है। लेकिन अब आप एक प्रश्न इसमें और बनेगा कि ये जो बोडो जनजाति ये कहां की है? तो बोडो जनजाति है वो है कहां की भैया? आपकी असम की। देखो जातियां और जनजातियों पर प्रश्न बनता है नहीं बनता है? डेफिनेटली बनता है। तो अब टास्क नंबर 3 नोट करिए फटाक से, तुरंत ऑन स्पॉट। चलिए नोट करिए भाई साहब, एकदम एनर्जी एकदम हाई रखिए अपने अंदर। भाई साहब च्यवनप्राश खाया करो, है नहीं? अगर शिथिलता बॉडी में आ जाए तो च्यवनप्राश खाइए, दूध पीजिए, बादाम खाइए, काजू खाइए। अब पिज्जा बर्गर खाइएगा दिमाग कुंद हो जाएगा, और जो जानते हैं ना वो तो भूल जाइएगा। इसलिए कुछ नहीं होगा जीवन में, और जीवन हो जाएगा क्या? गोलगप्पा। तो गोलगप्पे ऐसा जीवन मत कीजिएगा। आइए क्या टास्क दिया मैंने आपको? टास्क मैंने आज आपको दिया, यानी कि होमवर्क दिया आपको मैंने थर्ड। आपको पढ़ना है क्या? जातियां और जनजातियां, इनका निवास आदि कहां पर है। ठीक है, देखो भाई एक बात सुनो, अगर आप मेरे दिए गए टास्क पर काम करेंगे, लगातार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का गलत हो गया, गारंटी मेरी है। और जीएस में जितना मैं बताता चलता हूं उतना करेंगे, मैं वादा करता हूं कि आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। एक मेरा मेंटरशिप का प्रोग्राम चलता है मेरे अपने खुद के चैनल पर, ज्यादा बच्चे नहीं है, नॉर्मली हैं बच्चे, उसमें मैंने जस्ट उसको लॉन्च कर दिया था। अभी जीएस का उसका ये जीआईसी का सॉरी एलटी का भी जीएस वाला पेपर जो आया था 30 क्वेश्चन के शायद समझता, ठीक है, उसमें से 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया अपनी क्लास में, सारे। आप सोच लो कि सिर्फ बिना क्लास पढ़ाए सिर्फ डिस्कस करने पर सारे क्वेश्चन फंसे हमारे। लास्ट टाइम पीसीएस में क्वेश्चन फंसा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फंसा, 17 क्वेश्चन यूपीएससी में आईएएस में करंट अफेयर्स में आया, ये सब विद प्रूफ है। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आप मेरे न्यूज को देखेंगे, मेरे द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है जो टीचर कहते हैं ना बॉस, उसको किया करिए, उसको इग्नोर मत मारा करिए। ठीक है, मैडम जी या साहब जी जो कहते होंगे उसको तो दिन भर करते रहते होंगे, है ना? मैडम ने चाय बुलाया तो चाय चले जाते होंगे दिन भर, तुरंत फट से। ये काम भी कर लिया करिए बॉस, ये आपके जीवन को बनाने वाला है। ओके, तो जातियों और जनजातियों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है, और 1 से 2 प्रश्न 110% यहां से बनता है। तो आज ही इसको क्या करना है? पूरा करना है आपको। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बोडो जनजाति कहां की है? असम की है। और बोडो जो असम की बोडो जनजाति है वो कौन सा उत्सव मनाती है? बगरुम्बा दोहू उत्सव मनाती है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पॉइंट वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, यानी कि बगरुम्बा दोहू उत्सव बोडो जनजाति से समेत एक पारंपरिक क्या है? सांस्कृतिक उत्सव है। अब ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित बागुरुम्बा दोहू उत्सव में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि पीएम ने उसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये उत्सव आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए याद रहेगा ना भाई साहब? आगे बढ़ते हैं। यह उत्सव मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बस ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या इसका उद्देश्य है? बोडो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रचार करना, युवाओं में पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और वेशभूषा के प्रति जागरूकता फैलाना, और सामाजिक एकता और सामुदायिक गौरव को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रहेगा। बागरुम्बा नृत्य के बारे में अगर बात करें, इसे तितली नृत्य भी इसे कहा जाता है। अब देखो एक प्रश्न आप एग्जाम में और बन जाएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, या पूछ लेगा कि वो बागरुम्बा नृत्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अलग अलग नाम दे देगा और एक नाम ये दे देगा आपको। ठीक है, यह नृत्य दरअसल आमतौर पर महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है। याद है कि पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए आयोजन का समय खास करिए बसंत ऋतु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। कई बार इसे राज्य स्तर के सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बोडो समुदाय की पहचान और अस्मिता का प्रतीक होता है। ये असम के जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होता है महोत्सव, और इसके अलावा पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। कौन? ये जो आपका उत्सव है। क्या उत्सव का नाम है? आपका ये बागरुम्बा जो उत्सव है। ठीक है, चलिए अब बताइए आप भाई साहब, इस पर प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा भाई साहब। अगर क्वेश्चन गलत हुआ करंट अफेयर्स का तो फिर गोली चल जानी है बॉस, ध्यान रखिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा।
अगर एक भी क्वेश्चन गलत करके आप लोग आए और आगामी आपकी जो परीक्षाएं, अगर आपने कहा कि सर इस बार प्री नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, तो बस लठ चल जानी है भाई साहब। इस बार 2026 में आपको सक्सेस लेनी है, एनी हाउ लेनी है, डू और डाई, एनी हाउ, करो या मरो, बात खत्म, ज्यादा ये बट नहीं करना है। चलो भाई बताओ, बागरुम्बा दोहू तो किस जनजाति से समझता है? खासी, मिजो, बोडो या फिर नागा? जल्दी बताओ भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तुरंत बताइए फटाक से, क्या होगा इसका उत्तर? बोलो राजा जी, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बोडो, है ना? बोडो इज द राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026, यानी कि भारत जो है क्या करेगा, अब ब्रिक्स की अध्यक्षता को संभालेगा 2026 में, ठीक है? ब्रिक्स, BRICS, डेफिनेटली मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैंने कई बार आपको ब्रिक्स के बारे में आपको मैंने बताया। BRICS, तो ब्राजील, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका बाद में इसमें शामिल हुआ था, पहले इसमें शामिल था क्या, इसको पहले बोलते थे ब्रिक, बोलते थे BRI से ब्रिक, फिर S शामिल हो गया, यानी कि साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो इसको बोला जाने लगा ब्रिक्स बोला जाने लगा। और अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स में कई सारे सदस्यों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। मैंने इसको मैंने आपको कई बार बताया है, संभवतः आपको याद भी होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया हुआ है। अब नहीं याद होगा आपको तो क्या कीजिएगा, तो अगर आपको याद है तो मुझे बताओ कि भी हाल फिलहाल में ब्रिक्स में किन किन कंट्रियों को जो है शामिल किया गया है, ठीक है? स्थापना इसकी कब होती है? 2006 में होती है, और ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसमें शामिल रहते हैं, और बाद में साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर ये इसका नाम होता है ब्रिक्स हो जाता है, ठीक है? पहला सम्मेलन इसका संभवतः 2009 के आसपास हुआ था शायद, है ना? चलिए ठीक है, 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, और 2010 में जो है ये शामिल हुआ आपका, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है? 2010 में किस क्लास में थे आप लोग? पता नहीं किस क्लास में थे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात है, ब्रिक्स की महत्ता बहुत है अपने आप में, आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक में जो है ब्रिक्स की महत्ता पर प्रश्न बन सकता है आपके, भाई क्या है ब्रिक्स की महत्ता? वैसे भी आप जानते होंगे कि ब्रिक्स अभी बहुत लार्ज स्केल पर काम नहीं कर पा रहा है, हालांकि इस बार जो है नए सदस्यों के शामिल होने पर ब्रिक्स की महत्ता बढ़ गई है, लेकिन ब्रिक्स को एक लार्ज स्केल पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? G7 जो कंट्रीज हैं उनको काउंटर करते हुए उसको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रिक्स की महत्ता भारत के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है, हालांकि इसमें जो है कई बार चीन को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार चीन की विस्तारवादी नीति है, वन बेल्ट जो रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर के तकरार हो जाती है, चीन कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता है और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हालांकि ब्रिक्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन संभालेगा? भारत संभालेगा, और इस उपलक्ष्य में एक वेबसाइट और एक लोगो को लॉन्च किया गया है, ठीक है? लोगो यहां पर कैसा है, ये देखिए, यहां पर ये जो आप लोगो देख पा रहे हो, इस लोगो को लॉन्च किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? ये देखो, ठीक है, दिखा दिया। और इसको किसने लॉन्च किया है? जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 13 जनवरी को इन्होंने लॉन्च किया है। लॉन्च ऑफ ब्रिक्स 2026 लोगो, थीम एंड वेबसाइट, यानी कि लोगो लॉन्च किया गया है, थीम लॉन्च की गई है, और इसके साथ साथ में वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा। याद रहेगा पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, चलो। ये वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आधिकारिक वेबसाइट, लोगो और थीम का शुभारंभ किया गया, ठीक है? लोगो में ब्रिक्स सदस्य देशों के रंगों वाली पंखुड़ियां सामूहिक शक्ति को दर्शाती हैं। इसके मध्य में स्थित नमस्ते का चिन्ह भारतीय, इसके बीच में क्या है? नमस्ते का चिन्ह है। ये देखो, ये जो आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये नमस्ते का चिन्ह है, ठीक है, बीच में, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है कि इसके मध्य में स्थित नमस्ते का चिन्ह भारतीय संस्कृति के आत्मीय स्वागत और सौहार्दपूर्ण सहयोग का वैश्विक संदेश देना है, ये इसका मतलब है। थीम क्या है इसकी, जो कि इंपॉर्टेंट है? थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और धन्यता के लिए निर्माण। ये इसकी क्या है? थीम है, ठीक है? और डिजिटल मंच यानी कि आधिकारिक सूचनाओं के लिए ब्रिक्स 2026.gov.in वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें अभी हाल ही में जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। तो इस बार ब्रिक्स पर प्रश्न बन सकता है, ठीक है? याद रहेगा? चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग इस पर क्या हो जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका लोगो और थीम का अनावरण किया, ठीक बात है। इस वर्ष की थीम लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और धन्यता के लिए निर्माण है, ठीक बात है।
लोगों के केंद्र में नमस्ते का भाव प्रदर्शन, समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लगता है कि भाई इनमें से तीनों कथन आपके लिए सही हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। इनमें से तीनों कथन क्या है? सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए, ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट, ये क्या भाई साहब? अभी मामला जो है आपने सुना होगा किसका? ग्रीनलैंड का चल रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। भाई कहता हमको दे दो जी। आजकल फूफा जी यानी कि आपके ट्रंप बाबू, ठीक है, थोड़ा सा संगी टाइप के हो गए, कुछ कर रहे हैं भाई साहब। गजब प्राणी हैं अपने आप को शांति के दूत कहलाते हैं, कहते हैं अपने आप को शांति के स्मारक के रूप में अपने आप पे, लेकिन सबसे ज्यादा उल्टा फुल्टा .com टाइप का काम करने वाला कौन है? अमेरिका है। ठीक है, भाई साहब ने क्या काउंट किया? कहता ग्रीनलैंड हमको दे दो जी, हम पर, हालांकि उसके कई सारे कारण हैं। उधर ईरान से मामला उलझा हुआ है, अफगानिस्तान में मामला किया। आप देखते हैं अमेरिका, और सबसे बड़ी बात है ईरान और अमेरिका की डिस्टेंस लगभग शायद 11,000 किलोमीटर के अप्रॉक्सिमेटली है। अब अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो गड़बड़ है, हार जाएगा, बाद में दिक्कत होगी, बहुत नुकसान होगा। ठीक है, दूसरी तरफ इधर ग्रीनलैंड पर जो है क्या कहते हैं, कब्जा करना, इधर टेरिफ वार खेलना, ये सब जो अमेरिका की जो वैश्विक शक्ति है उसको कमजोर करने का प्रयास करता है। और ऐसे में फायदा किसको मिलता है? चाइना को मिलता है। चाइना उभरती हुई एक महाशक्ति है अपने आप पे, और निश्चित तौर पर अगर चाइना इसी तरह से बढ़ता रहा और अमेरिका की नीतियां ऐसी रही तो निश्चित तौर पर सुपर पावर के रूप में कौन बन जाएगा? चाइना बन जाएगा। हालांकि इस दौड़ में भारत भी अपना शिरोमणि रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। इंस्टा खेलिएगा, चटियाइएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कई सारे मामले इस पर हैं अमेरिका को लेकर के, और इस पर आप लोग पढ़िएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में पीसेस की अगर तैयारी करते होंगे आप लोग यूपीएससी की, तो इसमें अमेरिका, चाइना, भारत, जापान और ईरान, रूस और आपका यूक्रेन, ठीक है, और उधर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसी कंट्री बहुत चर्चाओं में है। इन पर प्रश्न आपके बन जाएगा। राइट, चलिए, तो अभी 12 जनवरी 2026 को पेश किया गया यह विधेयक। कौन? ये अभी हाल ही में एक विधेयक पास किया गया, विधेयक है ये। ठीक है, वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। प्रस्ताव का आधार क्या था? रिपब्लिकन सांसद रेडी फाइन द्वारा पेश किया गया। यह विधेयक राष्ट्रपति को डेनमार्क से वार्ता कर ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य बनाने का अधिकार देता है अपने आप। ये एक जो है विधेयक पेश किया गया हाल ही में। भू राजनीतिक महत्व की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स से समृद्ध है, और इसके अतिरिक्त आर्कटिक में पिघलती बर्फ के कारण नए व्यापारिक मार्ग खुल रहे हैं, जहां अमेरिका अपना सैन्य और रणनीतिक नियंत्रण, ठीक है, खासकर चीन और रूस के विरुद्ध में मजबूत करना चाहता है। यानी कि रूस और चाइना को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड का इस्तेमाल कौन करना चाहता है? आपका अमेरिका करना चाहता है। राइट, इसकी ज्योग्राफिकल यानी कि जो जियोपॉलिटिकल इसका स्टेटस है वो अमेरिका के फेवर में है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध माना है। आजकल इंटरनेशनल जो भी लॉ हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अलग अलग प्रकार के। ये बहुत गलत बात है अपने आप में। भाई आप इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशंस को क्यों बनाते हैं अगर आपको फॉलो नहीं करना होता है? लेकिन दिक्कत क्या है कि वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्या आ रही है कि हर देश अपने आप को बहुत प्रभुत्वशाली बनाने के साथ साथ में अपना विस्तार करना चाहता है, जिसका एग्जांपल चाइना और उत्तर कोरिया और अमेरिका जैसी कंट्री आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए, खैर आइए अब इसी पर आपको बताना है क्या इसके प्रश्न का उत्तर। मुझे प्रश्न क्या है भाई साहब? प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह विधेयक अमेरिकी सांसद रेडी फाइन द्वारा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड को अमेरिका क्षेत्र के रूप में अधिकृत करना है। ठीक है, इस कदम का प्राथमिक तर्क आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के प्रभाव को कम करना है। ठीक है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने आधिकारिक तौर पर इस अधिग्रहण प्रस्ताव का समर्थन किया है। बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा इसमें से? सत्य कथन क्या हो जाएगा? बताओ, गिव मी योर आंसर लल्ला। क्या हो जाएगा? 9 बजे कर दिया करंट अफेयर्स यार, सुबह सुबह 8 बजे आता था, अब तो उठ जाके पढ़ लिया करो। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी वाला है। डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समर्थन नहीं किया है भाई, मना किया है। समर्थन क्या करेगा जी? है तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 कहां पर है? ए वाले में है, तो ए इज द राइट आंसर। यही होगा, कुछ और होगा? आई थिंक ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, जनवरी 2026 में जारी सड़क दुर्घटना मृत्यु शीर्ष 100 जिले रिपोर्ट, अभी हाल ही में आया हुआ है कि रिपोर्ट आई हुई है।
MORTH और सेव लाइफ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट सड़क सुरक्षा नीतियों को डेटा संचालित बनाने में सहायक है अपने आप में। इसमें बताया गया कि भैया सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में ज्यादा है, कहां पर किस वजह से हो रही, इन पर सब पर डेटा आया हुआ। यानी कि 100 जिलों में 89,085 मौतें, ठीक है, यह दर्शाती है कि यदि इन विशिष्ट क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय कड़े किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सुधार हो सकता है। सर्वाधिक, अब यहां से पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, यानी कि यहां पर दुर्घटना के मामले ज्यादा हो रहे हैं। महाराष्ट्र 11 जिलों के साथ में तीसरे स्थान पर आता है, जबकि तमिलनाडु जो है आपका 19 जिलों के साथ में दूसरे स्थान पर आता है। तो ये यानी कि फर्स्ट पर यूपी, सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, एक चौंकाने वाला तथ्य यह आया कि 59% मौतें किसी यातायात उल्लंघन से संबंधित नहीं थी, जो सड़क इंजीनियरिंग और वाहन सुरक्षा में सुधार की ओर संकेत करती हैं। साथ ही शाम 6 से रात 12 के बजे का जो रेशियो है मौत का वो ज्यादा है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, स्टॉकहोम घोषणा ये एक चर्चाओं में रहता है, यह एक वैश्विक संकल्प है जिसका भारत हस्ताक्षर करता है। इसका उद्देश्य दशक 2021-30 के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा अलग से, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए इस पर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न है जनवरी 2026 में जारी सड़क दुर्घटना मृत्यु शीर्ष 100 जिले रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप पढ़िए और मुझे बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलो बताओ, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, हल्का सा, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे तो मामला गड़बड़ा जाएगा भाई साहब आपका। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। गिव मी योर आंसर्स बॉस, जल्दी से इसका उत्तर मुझे बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, नहीं बताओ भाई साहब। देखो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी में क्या है, बी में है भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, 1, 3 और 4, यानी कि तीनों क्वेश्चन में क्या है, सही है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, अब आज आपके लिए प्रश्न छोटा सा, इसका उत्तर मुझे बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में छिपा हुआ है, आप देखिएगा, बताइएगा मुझे। बताइए कि वागरुम्बा दोहो उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आज ही मैंने बताया, तुरंत फटाक से इसका उत्तर मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा आज आपके लिए प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए कि जैव विविधता केवल पारिस्थितिक संतुलन का आधार ही नहीं बल्कि सतत विकास और मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त भी है। इस कथन के आलोक में जैव विविधता के महत्व, इसके समकक्ष उत्पन्न प्रमुख खतरों तथा भारत में जैव विविधता का संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो प्रयास, प्रमुख खतरा, संरक्षण के लिए क्या प्रयास, इसका महत्व, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। 150 से 200 शब्दों में इसको निपटाने का काम कीजिएगा। इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि स्वच्छ ऊर्जा की और भारत का संक्रमण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यता भी है, टिप्पणी कीजिए। ये कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, तो आप लोग क्या काम कीजिए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण आज केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया बल्कि यह आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम विषय को समझा सकता है। पर्यावरणीय अनिवार्यता बहुत है अपने आप में, यह हेडिंग हो जाए पहली। दूसरा, आर्थिक अनिवार्यता है, इसमें सारे पॉइंट ये लिखे गए हैं। और रणनीतिक और भू राजनीतिक आयाम के अंतर्गत ये सारे पॉइंट हैं। तो अल्टीमेटली, और इसके अलावा सामाजिक और विकासात्मक लाभ, फिर उसके बाद निष्कर्षता क्या लिखेंगे, इस प्रकार स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत का संक्रमण पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ साथ में आर्थिक समृद्धि और रणनीतिक सुदृढ़ता का माध्यम है, ठीक है। इसे केवल विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि प्रश्न आप एग्जाम में आ जाए और अगर आप ना पढ़े रहेंगे तो जीवन हो जाएगा गुलगप्पा, आप छोड़ के आ जाएंगे। और मुख्य परीक्षा में एक भी प्रश्न अगर आपका छोटा तो हो गया सिलेक्शन से आप क्या आउट ऑन स्पॉट, ठीक है बॉस। चलिए, तो इसको कीजिएगा। बाकी इसके अलावा अभी जो है लोअर पीसेस का हम लोग नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा बीओ का बैच, लेखपाल का बैच, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की डिटेल्स यहां पे लिखी हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओएआर 2026 का बैच, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बैच भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना होगा, दिल खोल के आप निसंकोच होकर के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। और मुझसे भी कोई अगर आपको बातचीत करनी है, कोई डाउट्स आपके मन में है, तो इसी नंबर पे आप मुझे बातचीत कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये होगी छोटी सी अपडेट। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वसंत पंचमी की आपको बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं?
क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।